Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ये लास्ट टॉपिक रोटेशनल मोशन चैप्टर में करा चुका हूँ. सो वहाँ से इसे दोबारा यहाँ पे रीड कर कॉपी कर देना है. बेसिकली सेम टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट. सो व्हाट आर सैटेलाइट्स एंड हाउ दे वर्क, उसके बारे में डिस्कस करना है. सैटेलाइट्स वी ऑलरेडी नो, दीज आर बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड लार्जर बॉडीज़. तो बेसिकली हम सैटेलाइट के बारे में जब सोचते हैं तो हम प्लानिटरी सैटेलाइट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सारी सैटेलाइट जो है प्लानिटरी सैटेलाइट्स नहीं होती. प्लैनेट्स के अराउंड जो बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं, स्मॉलर बॉडीज़, उनको भी हम सैटेलाइट्स बोलते हैं. लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि प्लैनेट के अराउंड ही होनी चाहिए, वो मून्स के अराउंड भी हो सकती हैं. कई मून्स हैं जिनके अराउंड भी बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं, तो मून की भी सैटेलाइट्स होती हैं. मून का मतलब जो डिफरेंट प्लैनेट्स के मून्स हैं. और इसके अलावा जो बाकी बॉडीज़ हैं सोलर सिस्टम में, जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह, उनके ऊपर भी सैटेलाइट्स फाउंड हुई हैं. तो बेसिकली सैटेलाइट की प्रॉपर डेफिनेशन इज इट इज़ अ बॉडी दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट विच अ कंपेरेटिवली लार्जर बॉडी. सो अ सैटेलाइट is a body which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body. बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे मेनली अर्थ की सैटेलाइट्स की बात करेंगे. सो फॉर एग्जांपल अर्थ इज़ अ सैटेलाइट ऑफ सन. तो हम ये बोल सकते हैं जो प्लैनेट्स हैं वो सन की सैटेलाइट्स हैं. सिमिलरली मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड द अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो सैटेलाइट ऑफ अर्थ. एंड जो बाकी प्लैनेट्स के अराउंड बॉडीज़ घूम रही हैं, दे आर सैटेलाइट्स फॉर दोज प्लैनेट्स. So in our planet, each planet is a satellite of sun, but some of these planets have got satellites around them. Actually सारे planets के पास satellites हैं except for two planets which are the closest planet to the sun. Those are Mercury and Venus. उनके पास कोई satellite नहीं है. उसके अलावा बाकी सारे planets के पास, यानी 6 planets के पास satellites हैं. The planets Jupiter and Saturn have more than about 80 satellites each. So उनके पास सबसे ज़्यादा satellites हैं. Jupiter के पास स्पेशली अभी तक की नॉलेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा satellites हैं, यानी सबसे ज़्यादा मून्स हैं जुपिटर के. एंड सिंस ऑल दी सैटेलाइट वर मेड बाय नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स. सो दो टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से. देयर इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट, natural satellites. So these satellites exist. These satellites are not made by man या non man made, that is they exist naturally. For example, earth has one proper natural satellite. कभी कभी ये न्यूज़ आती है कि फॉर सम टाइम अर्थ के पास कोई दूसरा नेचुरल सैटेलाइट भी आ जाता है, जो कि कोई एस्ट्रॉइड होता है जो कुछ टाइम के लिए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है. बट मेनली इन जनरल अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट. सो एग्जांपल के लिए अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून. ये मून जो वर्ड है, इट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बिकॉज अर्थ की जो सैटेलाइट है हम उसको मून बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट को, और बाकी प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम सैटेलाइट्स और मून्स दोनों ही बोलते हैं. तो बेसिकली लेकिन उनके अलग से नाम भी हैं. जैसे जो जुपिटर के पास सैटेलाइट्स हैं उनमें से कुछ सैटेलाइट्स के नाम हैं गैनीमीड, आयो, यूरोपा एंड सो ऑन. तो उनके नाम अलग से, लेकिन जो अर्थ की सैटेलाइट है उसका नाम ही मून है. तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है, उसको क्लियर रखना. सेकेंड इज़ artificial satellite. So artificial satellites are obviously man-made. So the word artificial means man-made. So with advancement of science and technology since 1950s, men have been able to put satellites in orbit around Earth. So these are satellites
placed in orbit by humans. So the first artificial satellite in the world was Sputnik, sent by Russia in 1957. So as we humans posed the first artificial satellite in the orbit around Earth in 1957. It was done by Russia. The satellite was named Sputnik 1, specifically Sputnik 1. And India in 1957 October 4, लेकिन एग्जैक्ट डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 1957 is enough. So India launched its first satellite in 1975 named Aryabhat. So इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट और it was sent in orbit in 1957. Since then, India has put many satellites in various orbit around Earth. These are other satellites sent by India are Bhaskar, Rohini, INSAT A, INSAT B, IRS, Apple, etc. So these are the satellites. कुछ एग्जांपल्स हैं ये सैटेलाइट्स के जो इंडिया ने ऑर्बिट में प्लेस किए हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ सेंडिंग सैटेलाइट इन ऑर्बिट वर्क. प्रिंसिपल क्या है बेसिकली? सो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. सो इसको समझने का सबसे इजी तरीका है, ये न्यूटन ने दिया था. इट वाज न्यूटन्स थॉट एक्सपेरिमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स कैनन. It explains how launching a satellite and placing it in orbit works. So suppose this is Earth. And a very powerful big gun is placed on a point on the surface of Earth. So इस गन से अगर हम फायर करें कैनन्स को, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीड से कैनन फायर करते हैं तो इट मे फॉल ऑन सम प्लेस. अगर उससे ज़्यादा स्पीड से फायर करेंगे इट विल गो फर्दर. उससे ज़्यादा स्पीड से फायर करेंगे इट विल गो इवन फर्दर. एंड अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से फायर करें इट विल गो आउटसाइड ऑफ द प्लेनेट इन द स्पेस. और एक हमारे पास एक रेंज होती है स्पीड की, जिस स्पीड से अगर हम फायर करें तो सैटेलाइट ना तो स्पेस में जाती है ना ही वो अर्थ पे फॉल करती है. इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट सम यूनिफॉर्म हाइट. और जनरली वो यूनिफॉर्म हाइट नहीं होती, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है जनरली ऑर्बिट्स सैटेलाइट्स की. अगर हमें सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए तो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक स्पीड से हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन में सैटेलाइट को भेजना होता है. सो ये न्यूटन्स कैनन का एक्सपेरिमेंट है. अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीड से सैटेलाइट को भेजेंगे तो वो एक पर्टिकुलर हाइट पे ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगी और इसकी एक मिनिमम लिमिट है. उस मिनिमम लिमिट से कम स्पीड होगी तो वो आगे जाके किसी पॉइंट पर गिर जाएगी सरफेस पर, वो ऑर्बिट में नहीं जाएगी. और एक अपर लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा हम स्पीड से फेंकते हैं तो वो सैटेलाइट जो है स्पेस में निकल जाएगी, वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी बेसिकली. सो द स्पीड रिक्वायर्ड टू place an object in an orbit around the earth, so making it a satellite, is called orbital speed. So the next topic is orbital speed. प्रीवियस टॉपिक की जो थ्योरी है मैंने एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, इसको अपने वर्ड्स में ही ऐसे थोड़ा ब्रीफली लिख लेना. ऑर्बिटल स्पीड नेक्स्ट टॉपिक. इसके अंदर बाकी सारे टॉपिक भी आएंगे जैसे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, etc.
Okay, suppose this is Earth and this is the radius of Earth RE, and we have to place a satellite at height h. So the height of orbit is h. So satellite is revolving in this orbit. Okay, suppose mass of satellite is small m and mass of Earth is me. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कुलर मोशन या एलिप्टिकल मोशन होगा, तो दोनों केसेस में जो सैटेलाइट की रिवॉल्विंग स्पीड होगी वो टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट होगी, टेंजेंशियल टू द पॉइंट जो भी हमने पॉइंट लिया हुआ है, और ऑर्बिटल स्पीड को हम v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज ऑर्बिटल स्पीड. ओके, सो फर्स्ट इज द definition of orbital speed. The minimum speed required to put the satellite into its orbit around Earth is called orbital speed of satellite. ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट. ओके, इसके ये किस पर डिपेंड करती है, अभी हम उसके फॉर्मूले से चेक करेंगे. सो लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे जो सैटेलाइट है इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन और एलिप्टिकल मोशन. इन ईच केस देयर विल बी टू फोर्सेस वर्किंग ऑन द सैटेलाइट, जो उसके एफ में हम देख लेते हैं. एफ ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पे एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा होगा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, and one force is acting outward, that is centrifugal force. So hence centrifugal force should be equals to gravitational force between satellite and earth to be in stationary position. So ये stationary condition के लिए of course, और equilibrium, sorry stationary is the wrong word, equilibrium. Stationary नहीं है because satellite is continuously moving in the orbit. Okay, so centrifugal force का formula होता है mv square upon r, m small m v naught square upon r. v naught यहाँ पे orbital speed है and small r is the distance of satellite from the center of earth. सेंटर ऑफ अर्थ ये इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय आर स्क्वायर. आर से स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से आ गया वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर. ऑफकोर्स यहाँ पे अर्थ का मास लिया है हमने क्योंकि अर्थ के लिए केस किया है, अगर कोई और प्लैनेट होगा तो उसका मास लेंगे यहाँ पे. सो द ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ प्लैनेट मास ऑफ प्लैनेट and it is inversely proportional to the square root of distance between the center of planet and the satellite, and it does not depend on mass of satellite. ओके, और स्मॉल आर का फॉर्मूला यहाँ से आर ई प्लस एच होगा. कोई और प्लैनेट है तो उसकी रेडियस आएगी यहाँ पे, यानी आर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑल्सो. सो ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स ऑन हाइट ऑल्सो. सो यहाँ पे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे. द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ satellite does not depend on the mass of satellite. सो अगर हमारे पास 500 kg की सैटेलाइट है उसकी भी स्पीड वी नॉट ही होगी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और अगर उसी ऑर्बिट में हम 1000 kg की सैटेलाइट लगाते हैं तो भी उसकी स्पीड वी नॉट ही होगी. सेकंड वन इज ऑर्बिटल स्पीड for a given planet is unique for unique heights.
सो बेसिकली ऑर्बिटल स्पीड मेनली हाइट पे डिपेंड करती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है। तो जो हाइट ऑफ ऑर्बिटल स्पीड है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट। तो डिफरेंट हाइट के लिए ऑर्बिटल जो स्पीड है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके, इसके अलावा द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम ई इक्वल्स टू आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूले में प्लेस कर सकते हैं। तो एक वर्जन फॉर्मूले का ये आ गया है, और स्मॉल आर इक्वल्स टू आर ई प्लस एच है ऑफ कोर्स। सो इन दोनों को वैल्यू को प्लेस करेंगे तो वी नॉट का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूड जी एम ई अपॉन आर इक्वल्स टू अंडर रूड जी स्मॉल जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। ये सेकेंड वर्जन हो जाएगा फॉर्मूले का, अगर स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना है तो। ओके, नाउ अ स्पेशल केस। स्पेशल केस इज if orbit is very near to earth surface, to earth or planet surface, that means h is very smaller than re और r of planet. so उस केस में v नॉट के फॉर्मूले में हम जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉलर देन आर ई। सो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई से स्क्वायर कैंसिल। सो वी नॉट इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट जी आर ई। एंड नाउ यू कैन सी दैट जी एंड आर ई बोथ आर कॉन्स्टेंट, हैंस वी नॉट विल कम आउट ऑल्सो टू बी कॉन्स्टेंट। और इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ से तो लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आती है। यानी नियर अर्थ ऑर्बिट में या नियर प्लेनेट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और उसकी स्पीड अर्थ के लिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। बट याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब नियर अर्थ ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, इसको हम जनरली नहीं लगा सकते। इन जनरल फॉर्मूला जो लगाएंगे वो पिछले जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फॉर्मूला निकाला है ये हम प्लेस करेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि नियर अर्थ ऑर्बिट है तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस वन इज थर्ड इक्वेशन। नाउ let's calculate the time period of satellite. Time period of satellite. So सर्कुलर डायग्राम सेम रहेगा। अगर ये अलग से हमें डेरिवेशन पूछा हुआ है तो हम सेम डायग्राम जो पीछे बनाया था हमने ऑर्बिटल स्पीड के लिए वही यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इसकी डेफिनेशन होगी इट इज़ द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट to complete one revolution around the planet. Around the planet or earth, अगर हम अर्थ के लिए ले रहे हैं तो denoted by capital T. Okay, so circular orbit के लिए we can say speed is equals to 2 pi r upon capital T. So capital T is equals to 2 pi r upon v naught, और वी नॉट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपॉन आर। अर्थ के लिए लेंगे तो जी एम ई अपॉन आर। सो यहाँ से टी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय अंडर रूट जी एम अपॉन आर। सो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब डिवाइड बाय जी एम, एंड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच या आर प्लस एच। सो टी का फॉर्मूला हो गया टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच cube divided by gm. This is the formula for time period of satellite. और ऑब्वियसली हम यहाँ से gm को कन्वर्ट कर सकते हैं जी आर स्क्वायर में, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच क्यूब डिवाइड बाय जी आर स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन स्पेशल केस. So it is the same special case, that is if orbit is very near to earth, very near to earth, in that case h is very smaller than r, so the formula will become t equals to 2 pi under root r plus h whole cube divided by g r square. h यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा 0, so t equals to आ गया 2 pi under root r cube upon g r square, so it is t equals to 2 pi under root r upon g. ये केस हो जाएगा फॉर नियर अर्थ ऑर्बिट टाइम पीरियड.
सो इसके लिए अगर इसको हम अगर अर्थ के लिए लगाएं, फॉर अर्थ, इसमें ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो उसकी हम फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 पाई आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स एंड जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व करेंगे इसे तो लगभग आएगा अपने पास 84.6 मिनट्स। 84.6 मिनट्स यानी नियर अर्थ ऑर्बिट में जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 84.6 मिनट्स के आसपास होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड थिंग वी कैन डिराइव फॉर सैटेलाइट इज़ एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इट वाज आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम। सो ओमेगा इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, 2 पाई आर प्लस एच होल क्यूब जी एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो ओमेगा इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच होल क्यूब और अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल क्यूब। सो ये एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हो गया। नाउ ऑल्सो वी कैन प्लेस द स्पेशल केस which is if h is equals to h is very less than re यानी नियर अर्थ ऑर्बिट या नियर प्लेनेट ऑर्बिट। सो ये आएगा इस केस में ओमेगा इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल क्यूब वेयर h टेंस टू 0, hence जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, hence ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन आर। एंड सिंस बोथ दीज फैक्टर्स आर कांस्टेंट तो आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको निकाल के देखना नियर अर्थ ऑर्बिट के लिए ओमेगा की वैल्यू अर्थ के लिए क्या आ रही है स्पेसिफिकली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्यू मोर थिंग्स जस्ट लाइक एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। सैटेलाइट के लिए लगाएंगे तो वी नॉट हो जाएगा और मास यहाँ पे सैटेलाइट का आएगा तो एम अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच। सो ये हो गया एम अंडर रूट जी एम इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, स्क्वायर कैंसिल। सो ये हो गया एम अंदर लेके जाएंगे तो एम स्क्वायर जी एम आर प्लस एच। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फॉर सैटेलाइट। और ऑब्वियसली अगर नियर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट है तो यहाँ पे एच फिर से 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला बचेगा फॉर नियर अर्थ ऑर्बिट एल इक्वल्स टू अंडर रूट एम स्क्वायर जी एम आर। ओके, सो ये इस टाइप से हम सारी चीज़ें सैटेलाइट्स के बारे में निकाल सकते हैं। एंगुलर स्पीड भी सैटेलाइट की अगर पूछे है वो भी निकाल सकते हैं, विच विल बी वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों चीज़ें हमें पता है वहाँ से निकल आएगी। सेंट्रिपिटल फोर्स पूछा जाए वो भी निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर फॉर सैटेलाइट। वी नॉट स्क्वायर का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, विच वॉज अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। सो यहाँ से K का फॉर्मूला आ गया 1/2 जी एम अपॉन आर प्लस एच इंटू स्मॉल एम। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। नाउ सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नेगेटिव जी m1 m2। तो यहाँ पे एक तो है प्लैनेट का मास, दूसरा सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, विच विल बी U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। This is equation number 11. Now last we can calculate total energy. Total energy of satellite.
टोटल एनर्जी इज E विच इज़ इक्वल्स टू K प्लस U. सो दोनों को ऐड कर देते हैं. सो यहाँ से E आएगा, K की वैल्यू निकाली थी हमने GM स्मॉल m अपॉन R प्लस एच, 2R प्लस एच, एंड ये हो गया माइनस GM अपॉन R प्लस एच. दोनों को सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आएगी माइनस GM अपॉन 2R प्लस एच. सो दिस विल बी टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. ओके, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करो, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को और टोटल एनर्जी को, तो एक रेशियो निकल के आता है. एंड दैट रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स एंड इट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज, वेदर इट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एनी अदर फोर्स. अगर वो कंजर्वेटिव है तो ये रेशियो हमेशा वैलिड होता है. एंड दिस रेशियो इज़, यहाँ पे आप 10, 11, 12 तीनों अगर इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो इट विल टर्न आउट टू बी E इक्वल्स टू U by 2 equals to minus K. So this ratio is very important for computation specifically. So इस रेशियो को याद रखना है, बहुत बेनिफिशियल रेशियो, काफ़ी न्यूमेरिकल इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो ये हो गया एनर्जीज. इसके अलावा एक टाइप की और एनर्जी बचती है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी. सो नेक्स्ट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. So binding energy of anything is the energy that is required to remove that object from the boundation. So कोई भी चीज़ अगर बाउंडेड है किसी फोर्स की, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है. और उसको अगर हमें उस बाउंडेशन से रिलीज़ करना है तो हमें उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी बॉडी को देनी होती है ताकि उसकी नेट एनर्जी ज़ीरो हो जाए. और जैसे किसी बॉडी की नेट एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, इट विल गेट फ्री फ्रॉम दैट बाउंडेशन. सो दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the satellite from its orbit around Earth. ये हम अर्थ के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी सबके लिए भी वैलिड है. अर्थ टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब है कि काफ़ी दूर लेके जाना उसे, और उसका कहने का मतलब ये होता है कि हम उसे ग्रेविटेशनल पुल से बाहर लेके जाना चाहते हैं, यानी उसको फ्री करना चाहते हैं. सो इट इज़ नॉट एक्चुअली इन्फिनिटी, इट इज़ जस्ट वेरी फार कंपेरेटिवली, कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. So basically binding energy of anything is equals to the negative of total energy of that object. So total energy का फॉर्मूला हमें पता था GMM अपॉन 2R प्लस एच नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में GMM अपॉन 2R प्लस एच. दिस इज बाइंडिंग एनर्जी. ओके, नाउ अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ बिटवीन एनर्जी ऑफ सैटेलाइट and distance from the center of Earth, from the center of planet basically, center of planet. So distance ही ले लेते हैं basically, with distance. तो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से. ओके, दिस साइड एनर्जी, दिस साइड डिस्टेंस. तो पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं. काइनेटिक एनर्जी जब जैसे हम अर्थ के पास जाएंगे, तो जैसे आर की जो वी नॉट है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. सो जितनी ज़्यादा हम एक्चुअली अंडरवुड आर, तो जितनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी, यानी जितना ज़्यादा सरफेस के पास होगी सैटेलाइट, वो उतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेगी, हैंस काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो व्हेन आर इज़ क्लोज टू ज़ीरो, वी नॉट इज़ मैक्सिमम, हैंस काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से फिर इन्वर्स रिलेशन है, तो हाइपरबोलिकली ग्राफ चेंज करेगा. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से फिर हाइपरबोलिकली ज़ीरो की तरफ जाएगी जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी. बट इट विल नेवर रीच टू ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी कभी रीच नहीं कर सकता. एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ उल्टा केस है. पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर 2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज़ ऑन नेगेटिव साइड. तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस साइड टाइप से बनेगा, और रिलेशन उसमें भी इन्वर्स है, तो हाइपरबोलिक ग्राफ अलग ऑब्वियसली अलग से बनेगा.
एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बट इन अपोजिट साइन। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ बनेगा बिल्कुल ई का मिरर इमेज, लेकिन नीचे की तरफ। So this one is kinetic energy, this one is total energy and this one is potential energy U। और जो kinetic energy का बना है ये ही binding energy का भी होगा। तो इन तीनों में, चारों एनर्जीज में मैंने रिलेशन यहाँ पे ग्राफ में शो कर दिया है। ओके, नेक्स्ट लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन इज अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ at a height of 3.6 into 10 to the power 6 meter from its surface. Full stop. Compute first part its kinetic energy, second potential energy, third total energy. And mass of satellite is 500 kg and mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ओके, ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेट्स ट्राई दिस। ओके, यहाँ पर पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। सो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24, मास ऑफ सैटेलाइट इज़ 500 kg एंड डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस हाइट इज़ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इट विल गिव अस अराउंड 10 टू द पावर 10 जूल्स, 10 टू द पावर 10 जूल्स लगभग ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना होमवर्क में। और इसके बाद हमें बाकी कोई एनर्जी निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो मैंने रेशियो बताया था उससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। सो द रेशियो वॉज के इक्वल्स टू माइनस के इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू यू अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस बाइंडिंग एनर्जी। ये रेशियो है, इससे हम बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी भी निकालनी है, मैं अलग से ऐड कर दे रहा हूँ, फोर्थ पार्ट बाइंडिंग एनर्जी। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट वाज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ के, यानी -2 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट वाज टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के, यानी -10 टू द पावर 10 जूल्स आंसर। एंड फोर्थ पार्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई यानी के, यानी 10 टू द पावर 10 जूल्स। ये सारे पार्ट्स का आंसर आ गया। अगर हम ये रेशियो ना याद रखें तो हमें पूरा कैलकुलेशन हर केस के लिए करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो इसलिए वो रेशियो ज़रूर याद रखना।